नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान समेत पूरे मध्य पूर्व में जारी संघर्ष की वजह से वैश्विक व्यापार के लिए एक और बड़ा खतरा उभरता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच अब पूरी दुनिया का ध्यान एक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब स्ट्रेट पर केंद्रित हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी है। युद्ध के तीसरे हफ्ते में हूती विद्रोहियों का सक्रिय होना वैश्विक विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसे ईरान की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वह समुद्र के प्रमुख रास्तों को ब्लॉक कर पश्चिम पर दबाव बनाना चाहता है। हूती नेता अब्दुल मलिक अलू हूती का यह कहना है कि उनकी ट्रिगर पर उंगली है। सीधे तौर पर उन तेल टैंकरों के लिए चेतावनी है जो इस रास्ते से यूरोप और अमेरिका जाते हैं। अगर हूती इस रास्ते को बाधित करते हैं तो हार्मुज के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेवल ब्लॉक होगा। आपको बता दें कि दुनिया का लगभग 9% समुद्री तेल व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना होगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन की देरी होगी और ईंधन का भारी खर्च बढ़ेगा। अगर हार्मुज और बाब अल मंडेब दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए किसी बड़ी आपदा से कम नहीं होगा। इससे भारत के साथ साथ कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है और ईंधन की लागत में भी वृद्धि हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, सवाल आपसे यही, क्योंकि इस वक्त जिस चिंताजनक स्थिति में ये विश्व है, अब खतरा उत्पन्न हो रहा है कि आखिर तेल के दाम कहां पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से बात हो रही है, हम लोग पहले ही देख रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर ये दोनों ही गेट जिस तरीके से हूती विद्रोही इसका ऐलान कर रहे हैं, क्या खतरा इस पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए क्या बैकअप प्लान, भारत पर इसका क्या असर? देखिए, ये स्वाभाविक था और इस केस में ईरान से यही एक्सपेक्टेड था कि वो रेड सी को और हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। और रेड सी के लिए पूरी यूरोपियन कंट्री और नाटो के सदस्य तैयारी कर चुके हैं। साइप्रस के बहाने पूरे नाटो की सेना वहां इकट्ठा हो चुकी है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की सेना वहां जा चुकी है और उन्होंने अपने जो है फाइटर्स और शिप जो है लड़ाकू जहाज जो है वहां पे भेज चुके हैं कि अगर रेड सी पे कुछ होता है तो। लेकिन वहां पे एक वैकल्पिक व्यवस्था है उन्नति जी कि दुनिया का जो सबसे ज्यादा तेल हॉर्मुज से भेजता सऊदी अरबिया, उसका 746 किलोमीटर की पाइपलाइन है वहां पे। और जब भी ऐसे संकट हुए, चाहे कुवैत इराक के बीच में युद्ध हुआ रहा हो या जब ईरान इराक के बीच में युद्ध रहा हो, तो इस पाइपलाइन का यूज हमेशा सऊदी अरबिया और यूएई ने किया है। और यूएई का भी वहां से पाइपलाइन है वहां जो रेड सी में। तो अभी हॉर्मुज में भी अगर इश्यू आता है तो उस पाइपलाइन से सप्लाई करेंगे। इस पाइपलाइन की खासियत क्या होती है कि पाइपलाइन सीधे फील्ड से जाती है और जो जहाजों से तेल आता है वहां से होके जहाजों में लग के फिर उसके बाद पानी के थ्रू आता है। लेकिन यहाँ पे क्या, सीधे फील्ड से जाता है क्रूड ऑयल। तो वहां पे लेकिन वो एक चीज है कि वहां का जो निकासी वो लगभग 8 से 9% का है। हाँ, जिसमें कि ऑयल भी है और अदर कमर्शियल ट्रेड्स भी है। तो इसमें क्या होगा कि जो मुझे लग रहा है कि अमेरिकन और इजरायली थिंक टैंक इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इस पर जो है हम लोग एक्शन ले लेंगे और वहां पे वो कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, पिछली बार उन्होंने ह्यूती से अमेरिकन की लड़ाई हुई थी कम से कम 12 दिन, और 12 दिन में कंट्रोल कर लिया था अमेरिकन ने पूरे हूतीज को और उन्होंने सीज फायर हो गया था। लेकिन यहाँ पे हॉर्मुज में कंडीशन है। हॉर्मुज में अमेरिका जब तक पिचिंग नहीं करेगा और जो कि लीडरशिप है यहाँ की, क्योंकि आईआरजीसी का जो मैं संकेत देख रहा हूँ वो जिद पे अड़ा हुआ है। और जो सिविलियन लीडरशिप है ईरान की, वो जरा ठंडे ढंग से सोच रही है चीजों को। जैसे आज भी अब्बासी ने बोला कि देश ऐसा कुछ करे जिससे वार एंड हो जाए, क्योंकि लीडरशिप को लग रहा है कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आईआरजीसी कर रही है काम रीजनल दर पे, जो कि जरा रेडिकल होते हैं। अब रही भारत की बात, देखिए भारत के लिए दोनों परिस्थितियों में कंडीशन जरा सा विषम हो जाती है। अगर दोनों में अगर वार एस्केलेट होता है, अगर वहां पे शिप्स में अगर फाइटिंग होने लगती है या उनमें फायर होने लगते हैं, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही धमकियां चलती रहेंगी तो भारत अपनी डिप्लोमेसी से वहां जहाजें निकालता रहेगा। क्योंकि जिस तरह से खासकर भारत में रमजान का इस समय त्योहार चल रहा है,
मुझे लगता है जो पिछली बार दो जहाजें आई और रमजान की जरूर बात हुई होगी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, तो इन सब चीजों में हाँ, लेकिन अगर वहाँ वार एस्केलेट होता है तब उस कंडीशन में जो है भारत के लिए स्थिति हो जाए, क्योंकि वहां पे फिर किसी की शिप नहीं पास होगी। तो मुझे लगता है कि केवल अगर बातों बातों में अगर चीजें चलती रहे तब तो भारत के लिए ठीक है, लेकिन वहां पे कोई फायर ना वहां पे डाला जाए शिप्स पे, तब दिक्कत हो जाएगी जी। बिल्कुल। और देखिए ये स्थिति समझ में आ रही है कि किस तरीके से चिंताएं बढ़ सकती हैं और इसकी संभावना भी आपने बड़ी बेहतर तरीके से बताई है। हमारे साथ एक और खास मेहमान संजीव श्रीवास्तव विदेश के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे ये सवाल, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, हालांकि ये बात लगातार चल रही है, ईरान के साथ हमारे 2 शिप आ भी रहे हैं और साथ ही साथ ये चर्चा भी हो रही है कि बाकी के जो 22 जहाज हैं उनको भी किस तरीके से रिलीव किया जाए वहां पर और आसानी से वो सिग्नल दे दिया जाए ताकि यहां तक भारत पहुंच सके। लेकिन इन सब के बीच जो हूती विद्रोही बड़ा ऐलान कर रहे हैं मंडेप को लेकर, ऐसे में वहां क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, वहां से भारत कितना प्रभावित हो सकता है और क्या संकट इसमें आ सकता है, फिलहाल क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, ये जो हूती टेरर प्रॉक्सीज हैं, ये जो आतंकी संगठन, ये भी है ईरानियन इस्लामिक रिजीम का ही ये प्रॉक्सी है। अभी तक ये रिलेटिवली शांत था, लेकिन अभी वो थोड़ा इस तरीके की भी पोस्चरिंग अप कर रहा है कि वो भी हमले शुरू कर सकता है। तो ऐसे में जो रेड सी और बाबल मंडेप का जो रीजन है, वहाँ भी ये जो ट्रेड रूट है वो बाधित हो सकता है। और हूती ने तो ये जो सारी जो बाधा है बहुत पहले से ही खड़ी कर रखी थी। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने सबसे बड़ा हमला किया और उसके बाद इजराइल ने जब हमास के ऊपर कार्रवाई शुरू की, युद्ध छिड़ा, तो उसके बाद से हूती ने भी इजराइल को टारगेट करने का काम किया था और लगातार वो रेड सी में और बाब अल मंडेब रीजन में वो उसने बाधाएं पैदा की थी। तो अब जब हूती द्रोही अब जो आतंकी हैं वो अब इस समय वो देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े एक्शंस ले सकता है, खारगा आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है और वहां पर एक बड़ी मिलिट्री माइट अमेरिका दिखा सकता है। तो ऐसे में हूती विद्रोही जो हैं, हूती आतंकी जो हैं, वो अभी बाब अल मंडेब क्षेत्र में भी खतरे पैदा करके ये ईरान की इस्लामिक रिजीम के सपोर्ट में ही डायरेक्ट वो ऐसे एक्शन लेंगे और जो कि एक नई चुनौती पैदा करेगा। और इसी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस तरीके की अपील की है कि जो विश्व के जो अनेक अन्य राष्ट्र हैं, जो जिनका भी जो सारे जिनका कई जो व्यापारिक जो हित है वो जाहिर है कि इन क्षेत्रों से जुड़ता है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे वो रेड सी का रीजन हो, बाब अल मंडेब का स्ट्रेट हो, सभी को एक मिल करके ऐसे ट्रेड रूट्स को ओपन कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बयान अवश्य आया है, लेकिन ये जो हूती आतंकी भी अगर एक्टिव होते हैं तो जाहिर है कि उनके ऊपर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल संजीव जी, देखिए क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही एक्टिव है और अब अगर हूती भी एक्टिव हो जाते हैं तो क्या ये अमेरिका के लिए भी खतरे वाली बात है, इजराइल के लिए भी खतरे वाली बात है, या फिर इसका उतना ही तीव्रता के साथ रिएक्शन दिया जाएगा? रिएक्शन दिया जाएगा, शक्तिशाली रिएक्शन दिया जाएगा। ये आतंकी संगठन है और जाहिर है कि हूती का नंबर ही अगला नंबर है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक अभी ईरान की इस्लामिक रिजीम के बाद जो अगला जो टारगेट अगर इजराइल का या अमेरिका का होगा तो यमन के जो हूती आतंकी हैं उनके ऊपर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस ये मैटर ऑफ टाइम है। और यदि ये जो यदि हूती आतंकी अभी एक्टिव हो जाते हैं तो अभी ही उनके ऊपर बड़े एक्शन शुरू होंगे। हालांकि एक्शंस पहले भी लिए जा रहे थे, लेकिन अभी एक सब्सटेंशियल डिग्रेडेशन उनकी कैपेबिलिटीज का अभी भी नहीं हुआ है और वो समय समय पर स्ट्रेटजी के साथ कभी शांत बैठ जाते हैं, कभी हमले शुरू कर देते हैं और अभी फिर से उन्होंने इस तरीके के एक्शंस लेने शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। अब इन सब के बीच डॉक्टर डीके गुप्ता जी, क्या समझा जाए, क्योंकि भारत अपनी रणनीति इस वक्त क्लियर करते हुए चल रहा है जहां पर वो किसी एक का साथ ना देकर बल्कि किस तरीके से बहुत ही सूझबूझ के साथ एक बैलेंस पोजीशन के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है, अगर व्यापार इस कदर प्रभावित होता है तो फिर सोचने का विषय है। और क्या फिर वो ऐसी स्थिति हो जाएगी जहां पर भारत को भी अपना एक सेलेक्टिव जो समर्थन है वो चुनना पड़ जाएगा?
देखिए, भारत का जो मैं पिछले नरसिम्हा राव के समय से देख रहा हूँ, न कि केवल मोदी जी के समय से, नरसिम्हा राव के समय से देख रहा हूँ कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी रन कर रही है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कर रही है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, न कि इमोशंस पे कर रही है। हाँ, इसी के तहत 1, 2, 3 एग्रीमेंट हुए थे भारत के, और इसी तरह से जो मोदी के जितने भी अभी तक फैसले हुए हैं और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी और उसके जो संप्रभुता और इकोनॉमिक रेजिलियंस को देखते हुए होते हैं। और यहाँ पे भी भारत, मैं बता दूं, एक कदम जाते हुए ईरान से तेल खरीद सकता है अगर भारत में संकट बड़ा हुआ। ये अभी तक कोई बता नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है अगर संकट होगा तो ईरान की शर्तों पे कि मैं आपसे भी संकट के आगे जाके एफटीए अमेरिका के साथ जरूर हुआ, एनर्जी सी हुई है, एआई का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, भारत के उसका जो 2047 का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, भारत का इंडो पैसिफिक में अपनी एक जो पोजीशन बनती जा रही है वो जुड़ा हुआ है। तो उसके सारे वेटेज देखते हुए देखें कि आरओई किस में ज्यादा मिलता है, क्या मुझे एफटीए ज्यादा मिलेगा अमेरिका के साथ, या उसके साथ एक प्रेशर भी अमेरिका बना सकता है। तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। और इस समय रसिया से जो मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1.6 मिलियन बैरल तेल आया है, पर डे आ रहा है। तो भारत को रसिया से तेल आ रहा है। अमेरिका इस कोशिश में, बता दूं कि इसके पीछे की जो चाल है, अभी अमेरिका ने बोला है कि सभी देशों को सपोर्ट कर रही है, मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है कि मेरा ही अकेला संपत्ति नहीं है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड टू डिफेंड इट। मतलब वो चाहता है कि सभी लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दोषी न ठहराएं। और इस तरह से भारत जो है अमेरिका से तो रसिया से तेल लेगा ही, ईरान से भी तेल ले सकता है ताकि उसकी जहाज वहां से पास हो। तो भारत अपना एक बहुत मैच्योर्ड और बिना किसी के सामने स्टूज बन के, जो अंग्रेजी में स्टूज बोलते, पिछलग्गू बन के पॉलिटिक्स नहीं करता है इस समय में। उसको चाहे जिस तरह से नैरेटिव हम लोग बताएं, बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, भारत ने साफ कहा कि हमें अमेरिका की परमिशन की जरूरत नहीं है कि हम रशिया से कैसे तेल खरीदे, जो छूट अमेरिका की ओर से दी गई। और चलिए इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लगता है आजकल पंजाब सरकार का नशा मुक्ति अभियान जोर शोर से चल रहा है। नशा बेचने वाले अब दिखते नहीं। हर जगह कैमरे जो लगे हुए हैं। कैमरे? वो देखो कैमरा। चलो तुम्हें दिखाता हूँ। वो देखो कैमरा। वो भी है कैमरा। एक ये रहा कैमरा। ये भी है कैमरा। ओ भाई कैमरे कहाँ हैं? ये तो सब लोग हैं। वही लोग जिनकी आंखें सरकार के कैमरे हैं, जो सब पर नजर रखती हैं। बढ़िया है। सरकार के साथ पिंडा के पहरेदारों की नशे के विरुद्ध जंग जारी है। और अब जुड़ने की तेरी बारी है। नशे के खिलाफ मान साहब के साथ है पूरा पंजाब। आप भी जुड़ने के लिए कॉल करें, क्योंकि मान साहब का है ये खुला ऐलान, अब पूरा पंजाब करेगा युद्ध नशे के विरुद्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव पर चर्चा हो रही है। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वो। संजीव जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ अब, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर व्यापार किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच तेल और गैस का संकट जो हम अभी ही देख रहे हैं, जो स्थिति यहाँ पर भारत के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, प्राइस राइज की जो सिचुएशन है वो कितनी
ज्यादा फेवरेबल होगी सरकारों के लिए कंट्रोल करना, और कैसे की जा सकती है, क्या रणनीति इसकी बनाई जा सकती है? देखिए उन्नति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे राष्ट्र के सभी लोगों को ये मैं एक अपील भी करूँगा, एक सलाह भी दूंगा कि पैनिक में ना आए और कोई आपाधापी ना करें, कोई हाहाकार जैसी स्थिति नहीं है। और ये चुनौतीपूर्ण समय अवश्य है, और ये जो संकट है वो जाहिर है कि एक युद्ध वहाँ पर चल रहा है वेस्ट एशिया में। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक ब्लॉकेड की स्थिति में है, लेकिन भारत की जो सरकार है वो सारे प्रोएक्टिव मेजर्स ले रही है ताकि जो एनर्जी की जो सप्लाईज हैं उसको मेंटेन करके रखा जा सके। और इस संदर्भ में भारत की सरकार आने वाले समय में मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो हमारे जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं उसके डाइवर्सिफिकेशन की जो हमारी पॉलिसी है, जिसमें कि हम विश्व के अनेक अन्य राष्ट्रों से भी तेल का आयात करते हैं, गैस का आयात करते हैं, जिसमें कि अफ्रीका के क्षेत्र है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, यूरोप के राष्ट्र हैं, ऑस्ट्रेलिया है। अनेक ऐसे डेस्टिनेशंस मौजूद हैं कि जहां से हम तेल का आयात कर सकते हैं और गैस का आयात कर सकते हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज यदि लंबे समय तक ब्लॉकेट भी रहता है तो ऐसे में जो केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता, हालांकि वो रास्ते लंबे होंगे और वो डेस्टिनेशंस में आने में समय लगेगा, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, जो चाहे वो ऑयल के रिजर्व्स हो चाहे वो गैस के रिजर्व्स हो, वो अभी इंटैक्ट है। तो इस वजह से मैं फिर से कहूंगा कि पैनिक में ना आए और एक संयम से काम लें, ऑस्टेरिटी मेजर्स जरूर रखें, एक किफायत के साथ चलना एक सलाहकारी होगा। जाहिर है कि जितनी अभी तक आप गैस खर्च कर रहे हैं उससे अगर थोड़ा कम अगर करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी एक और लेकिन उसको लेकर के कोई पैनिक बाइंग या पैनिक स्टोरेज ना करें कि जिसकी की वजह से ये संकट और गहरा हो। तो ये जो पूरी स्थिति है उसको लेकर के मैं सभी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे राष्ट्र के समक्ष चुनौती है, और ये सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे और अपने ऑस्टेरिटी मेजर्स को करे, किफायत के साथ जो भी खर्चा है वो करे। तो ये लेकिन इस चुनौती का मुकाबला हम कर पाने में सफल होंगे और अल्टरनेट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। सारा जो ऑयल और गैस का रिजर्व मिडिल ईस्ट रीजन में ही नहीं है, अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में रिजर्व्स पाए जाते हैं और हमारे अपने राष्ट्र के भी अपने रिजर्व्स हैं। तो ये और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो भी इंटैक्ट है। तो ऐसे में मैं कहूँगा कि सब संयम के साथ, धैर्य के साथ काम लेना होगा और बहुत अफवाहों पर ध्यान न दें। और एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कि जो भी कालाबाजारी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले, जमाखोरी करने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इस तरीके की जो भी रिपोर्ट्स अगर पाई जाएगी जहां कहीं भी किसी ने कालाबाजारी कर रखी है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसलिए ऐसी जमाखोरी से बाज आए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके के अगर जो भी ऐसे तत्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो बिल्कुल इस वक्त जरूरी यही है जिस तरीके से संजीव जी आप अपील कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें, उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराएं अगर ऐसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो, और पैनिक ना हो, अपने तय बुकिंग पर ही अगर जाए तो उनको जरूर मिलेगा, क्योंकि मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि अभी कोई कमी वाली सिचुएशन नहीं आई है। ठीक है डॉक्टर डीके गुप्ता जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जब शिप्स निकल रही, जो कॉमर्शियल शिप्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति मंडेप में भी बन सकती है, और अगर बनेगी तो क्या सुरक्षा वहां पर प्रदान की जा सकती है, किसकी तरफ से, क्या स्थिति इसको लेकर? देखिए उन्नति जी, मंडेप में ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। मंडेप में इससे इश्यूज नहीं आएंगे कि वहां पे बिना चाइना जापान की सहायता के ही वहां पे अमेरिका ने अपनी व्यवस्था कर ली है। उसके नाटो सदस्य जो देश है साइप्रस के बारे में अपना जमाना कर चुके हैं और ऑलरेडी अमेरिका वहां पे सक्षम है। हूती को 2 फाइटर जहाजों के तरह पिछले वर्ष ने ऐसा 6 महीने पहले किया था और उन्होंने उनसे जो है संधि भी की, उनको संधि के लिए विवश होना पड़ा। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑलरेडी जब वहां पे जब फ्रांस पे के बेस पे अटैक हुआ था साइप्रस में ब्रिटेन के फैसला, तो उन्होंने अपना व्यवस्था कर ली, तो उसको मुझे ज्यादा टेंशन नहीं आ रही। बात एक वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी दुनिया के एक ऐसे प्राकृतिक रास्ते हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो घोषित किया गया 58 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 22 किलोमीटर, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, नॉटिकल मील में नहीं जा रहा हूँ ताकि हम पब्लिक को समझ आए। 22 किलोमीटर तक अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में लिख के दिया है ईरान ने कि मेरा संप्रभु क्षेत्र रहेगा वो जल का, लेकिन इसके पार्लियामेंट ने आज तक पास नहीं किया है जो मजलिस वहां की है।
आज तक पास नहीं किया, मतलब उसको ईरान की जनता नहीं मानती है। इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का उल्लंघन ईरान आज से नहीं कम से कम 50 साल से कर रहा है। एक पूरे विश्व समुदाय को ये देखना होगा कि हम एक प्राकृतिक रास्ते को किसी देश के हवाले न कर दें, और किस तरह से हम ऐसी व्यवस्था करें या कोई ऐसा हम संधि पास करें या प्रेशर दें या फोर्स से प्रेशर दे के ऐसा करें कि ईरान या कोई भी ऐसा एक देश दुनिया के एक रास्ते को बंद न कर सके किसी मसले पर। आप 50-60 साल का अगर युद्ध देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कभी बंद नहीं किया गया है। एक बार कतर कुवैत वाली लड़ाई में बंद किया गया था, तो उस पर अमेरिकन ने उसकी पेट्रोलिंग की थी, शैडो पेट्रोलिंग करके उसको तेल का संचालन चालू किया था। तो एक वैश्विक समस्या है कि एक ईरान किसी चीज को क्या बोलते किडनैप न कर ले, कि जब भी होगा मैं एक जो रिसोर्स दुनिया का है उसको मैं किडनैप कर लूं। ये नैरेटिव हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं और जो एक्सपर्ट्स है पूरे वर्ल्ड वाइड, उनको भी देना है कि ये आपकी क्यों संपत्ति नहीं, पूरे विश्व की संपत्ति है। इससे एक ईरान के पीछे के अगेंस्ट नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। ईरान में उसके बाद प्रेशर आएगा कि भाई अब 22 किलोमीटर के अगर अंदर कोई शिप जाती तो भले ही मार दो, क्योंकि लड़ाई चल रही है। क्योंकि लड़ाई यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इजराइल और अमेरिका के बीच में नहीं है, यहाँ पर लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच में है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो स्टेट मान के तुम क्यों उसको चोक कर रहे हो? तो ये चीजें वैश्विक मन पे जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका फैसला इस बार हो जाना चाहिए, क्योंकि रोज रोज की प्रॉब्लम से क्या होगा कि अमेरिका के मार्केट अच्छे खोते। देखिए अमेरिका का डॉलर ऊपर गया है, अमेरिका यही चाहता था। अगर ऑयल अगर मिडिल ईस्ट के अगर नहीं बिकते हैं, वहां से नहीं पास होते हैं, तब नेचुरल है कि चाहे मजबूर हो कि आज 2 महीना बाद अब अमेरिका से वेनेजुएला साइड से या उधर से कहीं से भी तेल मंगाएंगे, अफ्रीका के थ्रू लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही मार्केट बढ़ेगा। और रसिया का जो बैठ के अलास्का में मीटिंग हुई होगी, उसमें क्या क्या बात हुई होगी, उसमें भी होगा तुम्हारा तेल बिकवाएंगे, तुम यूक्रेन तरफ जरा ध्यान दो, मैं अपना ईरान तरफ ध्यान देता हूँ। तो अंदर बातें बहुत कुछ होती हैं जो दुनिया में आती नहीं है। तो इन सब चीजों से उधर रसिया चाहेगा लंबा युद्ध खींचे, इससे वो क्या होगा कि उसका तेल अगर रुकेगा तो मेरा तेल बिकेगा। तो सब यहाँ पे एक मार्केट है, इकोनॉमिक वारफेयर है, लेकिन एक स्मूथ और नेचुरल ट्रेड के लिए, नेचुरल वैश्विक संचालन के लिए ये जरूरी है कि ऐसे रूट्स कोई चेक ना कर पाए। इसके लिए चाहे यूनाइटेड नेशंस के थ्रू प्रस्ताव आया, चाहे विश्व के जो बड़े देश है वो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि वहां पे एक नॉर्मल स्थिति हमेशा कायम रहे। जी नती बिल्कुल, देखिए इस पर स्थिति वाकई स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बार बार जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि ये स्थिति बार बार उत्पन्न ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।